Hello, everyone. Welcome back to my law YouTube channel. And this is going to be a very special video on Order to Rule 2. In this, we will understand this section, Order to Rule 2, and then we will talk about this case law, CA Balakrishnan versus Commission Corporation of Madras. And then, through the ratio of this case, we will learn about Order 11 Rule 2. How Order 11 Rule 2 applies to writ petition. Order 11 Rule 2 एक नॉर्मल सिविल सूट में कैसे काम करता है और ऑर्डर 11 रूल 2 रिट पिटीशन में अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, इसका भी हम आज इसी वीडियो में देखेंगे. ठीक है, तीन चीज़. लास्ट वीडियो में जो इससे पहले वीडियो थी स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन, और उससे पहले वाली इफ्तिकार अहमद, उसमें हमने कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के बारे में पढ़ा था. कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा जो कि अंडर सेक्शन 11 से कवर होता है. अंडर सेक्शन 11 का क्लॉज 6, ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन में. उसमें हमने और केसेस जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करे थे उनके रेशियोज़ को देखा था. ठीक है, आज हम सीए बालाकृष्णन इसको देखेंगे. सीए बालाकृष्णन वर्सेस कमिश्नर कॉरपोरेशन ऑफ मद्रास. ऑर्डर टू रूल 2 पढ़ेंगे और ये रिट पिटीशन में कैसे अप्लाई करता है ये देखेंगे. ठीक है, लेट्स जंप राइट इनटू अवर केस लॉ. ठीक है, दिस मैटर राइट नाउ, मतलब इमेजिन दिस मैटर राइट नाउ इज बिफोर अ सुप्रीम कोर्ट बेंच. ठीक है, इमेजिन कर लो अपने आप को एक तरीके से कि हम इस समय सुप्रीम कोर्ट में हैं. कोर्ट नंबर लेट्स से कोर्ट नंबर 3 में हम सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें ये मैटर रिट पिटीशन है, फाइनल उसके लिए लगा हुआ है. ठीक है, और हम सुप्रीम कोर्ट में. ठीक है, जो पिटिशनर है वो फॉलोइंग, मतलब ये जो है ये और इसके बाद ये सारी अपनी प्रेयर्स लेकर सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है. लेट्स सी कि अब उसकी प्रेयर्स का क्या इंतजाम या क्या डिसाइड करेगी कोर्ट उसके ऊपर. ठीक है, इसकी पहली प्रेयर क्या है? पिटिशनर सीक्स फॉर द इशुएंस ऑफ रिट ऑफ मैंडेमस टू द रिस्पोंडेंट्स टू रिस्टोर पोजेशन ऑफ द प्रेमाइसेस ऑफ पिटिशनर हाउसिंग उडुपी कैंटीन. ये तो एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, हम लोगों ने सब ने सुना ही होगा कहीं ना कहीं लाइफ में. उडुपी बहुत ही फेमस है ये, पर वो वाला उडुपी नहीं जो हम जिसमें जाके हम रोज़ खाते हैं. कोई होगा उडुपी रिपन बिल्डिंग कंपाउंड मद्रास में होगा. ठीक है, इसकी प्रेयर क्या थी? रीस्टोर पोजेशन. इसको पोजेशन वापस चाहिए था, मतलब इसे उस दुकान से निकाल के बाहर भगाया होगा. ठीक है, इसी वजह से इसे पोजेशन वापस चाहिए. अब दूसरी इसकी प्रेयर थी ऑर्डर अवॉर्डिंग एग्जेम्पलरी कॉस्ट्स एंड डैमेजेस कंप्यूटेड एट द रेट ऑफ 500 रुपीज़ फ्रॉम 25/5/1995 टिल द रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन. कि जब से इस डेट से, जब से मुझे वहाँ से बाहर निकाला है तुमने उडुपी कैंटीन से, तब से अब तक जो भी फलाना डेट हो, जब तक वो डिसाइड हुआ है तब तक मुझे ₹500 चाहिए एवरी डे. अच्छा जी, चलो आगे देखते हैं. केस ऑफ पिटिशनर क्या, मतलब उसकी क्या ग्राउंड्स थे? पिटिशनर क्या चाहता था? ये है पहला ग्राउंड. ही वॉज अ लेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंटीन प्रेमाइसेस टू एन एक्सटेंट ऑफ 1839 square feet of land and building thereon comprised in RS 1269 PT located within Ripon building complex for a monthly rent of 766.25 पैसे. 767 रुपये में ये वहाँ पे रह रहा था. ठीक है, द सेड रेंट वॉज फिक्स बाय, हाँ किसने फिक्स कर दिया रेंट? कॉरपोरेशन स्पेशल ऑफिसर इन रेजोल्यूशन नंबर 4945 ऑफ 93. ठीक है, डेटेड इस डेट को
16/12/1993 को ये रेंट उसका फिक्स हो गया। उससे पहले कोई मॉडिफिकेशन हुई होगी, सेइंग अर्लियर रेंट वाज 200 रुपीज़ फिक्स बाय रेजोल्यूशन ऑफ दिस ऑफ 1989। उससे पहले ये रेंट था, 1989 को 200 रुपये रेंट था, 1993 में इसका रेंट 766 हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अ डिमांड नोटिस dated 31/3/1989 was sent to petitioner by the corporation for payment of arrears totaling 36,780 rupees at the revised rate of 766 rupees respectively from 1st 04 अप्रैल 1949 कि भाई 1989 से 1 अप्रैल 1989 से 766 रुपीज़ कैलकुलेट करो, तुम्हारा इतना बना 36,780 रुपये, और ये हमें दे दो। ये डिमांड नोटिस से कॉरपोरेशन ने उससे मांग लिए। तो पेटिशनर ने क्या करा? पेटिशनर हैज़ पेड द सेड एरियर्स इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। 2 इंस्टॉलमेंट में उसने सारा पैसा चुका दिया। ठीक है, और ही कंटिन्यूड टू पे द मंथली रेंट पीरियोडिकली। उसके बाद वो जो ये रेंट था ये पीरियोडिकली भी देता रहा। ठीक है जी, ओके। द सेड पेटिशनर वॉज रनिंग द सेड कैंटीन अंडर द नेम एंड द स्टाइल ऑफ उडुपी कैंटीन। उडुपी कैंटीन के नाम से चला रहा था। ओरिजिनली वन सीतारामा उडुप्पा वॉज द लेसी अंडर द रिस्पोंडेंट। शुरुआत में सीतारामा उडुप्पा जो कोई एक बंदा रहा होगा, ये लेसी था अंडर रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट के नीचे शुरुआत में ये लेसी था, जो कि इसके बाद सब्सिक्वेंटली पेटिशनर के फादर बिकेम लेसी, और उनके फादर के बाद वो बन गया लेसी, और वो 16 साल तक he was running the canteen for 16 long years, not a small time. After his father, the petitioner was running the said canteen for about 16 years, which catered the need of the employees in Ripon building. Okay. Sorry. From 23/01/1985, petitioner applied for NOC. नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए पेटिशनर ने अप्लाई करा। किसके सामने? डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, सो दैट ही कुड ऑब्टेन अ पुलिस लाइसेंस फॉर रनिंग द कैंटीन, जिससे उसे पुलिस लाइसेंस मिल जाए। इसके बेनिफिट्स ये होते। ठीक है, अच्छा इसके बेनिफिट नहीं, सॉरी, ये जो सर्टिफिकेट है उसको 16/3/1995 को मिल भी गया। ठीक है, petitioner also obtained necessary certificate from labor officer to engage workers not exceeding 20 workers। भाई साहब, ठीक है, ये एनओसी लेने के लिए गए petitioner भाई साहब, ठीक है, DRO से। ठीक है, उन्हें पुलिस लाइसेंस रन करने का, ठीक है, सर्टिफिकेट मिला। उन्हें लेबर ऑफिसर ने, जो कि जनरली शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में आते हैं, दिल्ली में ये दिल्ली शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। ठीक है, हर स्टेट का अपना अपना एक शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है। उसके अंदर लेबर ऑफिसर ने भी उसे 20 वर्कर रखने की इजाज़त दे दी। ठीक है, द रिसिप्ट्स वर पेड बाय रिस्पोंडेंट फॉर द रेंट पेड बाय पेटिशनर इन हिज नेम। जो रिसिप्ट थी ना, वर पेड बाय द रिस्पोंडेंट फॉर द रेंट पेड बाय पेटिशनर इन हिज नेम। ठीक है, अब जो रिसिप्ट थी वो भी मिल रही थी, सारी चीज़ हो रही थी, मतलब ठीक है, इसे ध्यान से समझें। तो रिस्पोंडेंट है एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पेटिशनर की एक छोटी सी कैंटीन है। ठीक है, उसका वो रेंट दे रहा है, उसका वो एनओसी लेने गया डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर से, उसे वो मिल गए। उसे लेबर ऑफिसर का वो मिल गया, क्या कहते हैं, लाइसेंस की, तुम 20 वर्कर से कम में रख सकते हो। ये सारी चीज़ होने के बावजूद एक दिन, ठीक है, ऑन 25/05/1995 एट अबाउट 12:30 PM, जो लंच का भाई सबसे ज़्यादा लंच इसी समय होता है, द जूनियर इंजीनियर ऑफ रिस्पोंडेंट कॉरपोरेशन विदाउट एनी नोटिस और वार्निंग केम टू हिज कैंटीन and order the workers and the customers to leave।
भाई इसने एनओसी ले लिया, इसने सब कुछ पुलिस सर्टिफिकेट ले लिया, इसने लेबर्स को रखने का वो ले लिया राइट। उसके बावजूद एक दिन जूनियर इंजीनियर आता है, इसका सामान ढाट टूट के बाहर फेंकता है, चलो निकलो अपना अपने अपने रास्ते जाओ। कस्टमर्स को बाहर फेंकता है, इसकी कॉफ़ी रखी होगी, 10 चीज़ें और होंगी, वो सब बाहर फेंकता है, निकलो। परेशानी तो होगी ही पटिशनर को, इसलिए तो पटिशनर सुप्रीम कोर्ट तक गया है। इतनी बेइज्जती इसकी करी होगी कॉरपोरेशन वालों ने, तभी तो सुप्रीम कोर्ट तक गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। व्हाट वाज थ्रोन आउट, ठीक है, ऐसे ही मैंने लिख दिया। ईटेबल्स, मिल्क वर्थ ₹66,000, टी, कॉफ़ी, हॉर्लिक्स, बिटल नट्स एंड अदर मटेरियल्स वर्थ ₹20,000, ये सब ठाके बाहर, किक्ड आउट। अब पेटिशनर को बहुत गुस्सा आया होगा, ऑब्वियस सी बात है। सो पेटिशनर इशूड लॉयर्स नोटिस डेटेड 27/5/1995 to the respondent narrating the said illegal action of junior engineer and demanded for restoration of possession and payment of damages। ठीक है, इसने रिस्पोंडेंट मतलब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को कहा कि भाई मुझे मेरे डैमेजेस वापस दो और मेरा पोजेशन वापस कराओ। ठीक है, अब ड्यूरिंग द पीरियड, अब इस दौरान देखो ये कॉर्पोरेशन जो है ना, एक गवर्नमेंट वो है, गवर्नमेंट एक तरीके से गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट बताओ तुम कहाँ पे पढ़ते हैं हम गवर्नमेंट के बारे में? अंडर आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हम उसमें गवर्नमेंट पढ़ते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब। ठीक है, अब जब भी कोई गवर्नमेंट मान लो तुम्हारे विरुद्ध कोई XYZ काम कर रही है, XYZ, भाई साहब तुरंत उसी समय रिट पिटीशन लगा के सुप्रीम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ मर्जी पहुँचना वहाँ पहुँच जाओ उसी समय, सेकंड, मिनट निगवानी, रिट पिटीशन मैंडेमस लगा के ये भाई साहब भी सुप्रीम कोर्ट आ गए। ठीक है, पर इस समय उस समय जो वहाँ की जो हाई कोर्ट होगी, ठीक है, मद्रास की, वो छुट्टी पर थी। ठीक है, वॉज ऑन वेकेशन। तो पिटिशनर ने क्या करा, उस समय पिटिशनर ने एक ओरिजिनल सूट नंबर 3743 ऑफ 1995 सिटी सिविल कोर्ट में लगा दिया फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन एंड फॉर रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन। अभी ध्यान रखना, इसने दो चीज़ क्या मांगी, ये एंड तक हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर 2 रूल 2 की मेन चीज़ यही है जो इसने मांग ली। ठीक है, आगे द सिटी सिविल कोर्ट बाय ऑर्डर डेटेड 10/7/1995 ऑर्डर द डिलीवरी ऑफ मूवेबल्स विदाउट ऑर्डरिंग रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन। तो जो भी उसके मूवेबल्स उठा के ले गए होंगे कॉर्पोरेशन वाले, वो तो वापस करा दिए, पर पोजेशन नहीं दिया उसे। लेटर द सूट वॉज ऑल्सो डिक्रीड एज एक्स पार्टे इन फेवर ऑफ पिटिशनर, मतलब रिस्पोंडेंट वाले गए नहीं होंगे तो एक्स पार्टे कर दिया पिटिशनर के लिए। ठीक है, अब ये जो वकील भाई साहब हैं मिस्टर ए सदानंद, ये पिटिशनर के वकील हैं। ये क्या कहते हैं, अपनी दलील रखते हैं और इनकी जो कंटेंशंस हैं उसमें ये कहते हैं said restoring to a suit during vacation would not disentitle the petitioner in filing the writ petition as he sought for enforcement of guaranteed rights and protection from arbitrary action of the respondent। ये कह रहे हैं कि भाई जब वेकेशन चल रही थी तो हम हाई कोर्ट कैसे आ जाते, और अगर हम नहीं आ पाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे सारे राइट खत्म हो जाएंगे, हमारा फंडामेंटल राइट तो मान लो गवर्नमेंट आके हमें किसी भी समय हमें घर से उसके दुकान से बाहर निकाल दे, ये थोड़ी चलेगा। ठीक है, ओके, मान ली बात, आगे बढ़ो, मतलब मान ली क्या, समझ ली बात। ठीक है, आगे बढ़ो। इट वॉज आर्ग्यूड दैट पेटिशनर वॉज अ स्टैट्यूटरी टीनेंट, मतलब स्टैट्यूटरी का मतलब एक एक्ट के अंदर एक वो टीनेंट है। ओके जी, बड़ी बात है। किस एक्ट के अंदर? तमिलनाडु लीज एंड रेंट कंट्रोल एक्ट। इन्होंने कहा कि जब हम इसके एक्ट के अंदर हम टीनेंट हैं तो हमारा सामान तुमने ऐसे उठा के बाहर कैसे फेंक दिया, बताओ। अच्छा, आगे। एंड द इलिसिट एक्शन अकॉर्डिंग टू द काउंसिल विच वॉज अ कमांडो एक्शन, भैया पुलिस ले गए सामान उठा के बाहर फेंक कर कमांडो एक्शन उसके ऊपर करा, इज ऑल्सो violative of fundamental rights guaranteed under Constitution of India।
अच्छा जी, बड़ी बात कह दी। Having been given NOC certificate for police license, the respondent was stopped from dispossessing the petitioner without any notice. भाई इनका कहना, इनके वकील साहब का कहना यह है कि जिस भी समय तुमने एनओसी दे दिया पिटिशनर को, उसके बाद रेस्पोंडेंट वाज स्टॉप्ड, उसके ऊपर एक बार है। अब ऐसे नहीं, जब तुम एक तरफ तो उसे एनओसी दे रहे हो, दूसरी तरफ ऐसा थोड़ी क्या कि उसका सामान उठा के बाहर फेंक दिया, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, आगे। और इनका तीसरी जो दलील थी वो ये थी कि अंडर सेक्शन 374 मद्रास सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, उसमें 4 मोड्स हैं, चारों मोड्स फॉलो करके ही किसी को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सीरियल ऑर्डर सेक्शन 374A to D। अगर A to D की हमने सारी बातें मान ली, ये फॉलो करके ही हम किसी को बाहर निकाल सकते हैं, वरना हम बाहर नहीं निकाल सके। ठीक है, बट नन ऑफ द 4 मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस वॉज फॉलोड बाय रिस्पोंडेंट बिफोर लॉकिंग द प्रेमाइसेस। ठीक है, रिस्पोंडेंट का जूनियर इंजीनियर आया, उसने उडुपी कैंटीन में से सारा सामान उठा के बाहर फेंका। ठीक है, तो ये जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 374A to D फॉलो थोड़ी करें, ना नोटिस दिया, ना पूछा, ना अच्छा सा सीधे आके सामान उठा के बाहर फेंका, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, द लर्नेड काउंसिल सेड नीदर पिटिशनर नॉर प्रीवियस लाइसेंसी रिसीव्ड एनी नोटिस, कि ना तो हमें मिला, ना हमारे से पहले जो उडुपा थे उन्हें मिला। ठीक है, तो जब किसी को नोटिस तुमने ना हमें दिया ना उन्हें दिया, तो तुमने तो नेचुरल राइट्स को वायलेट करा। ठीक है, ओके। अब देखो, नेचुरल जस्टिस वाज वाइटेटेड। ओके जी। तमिलनाडु पब्लिक हेल्थ एक्ट 1939, अ लाइसेंस गारंटीड अंडर 107A कैन बी कैंसल्ड अंडर 107B ओनली आफ्टर नोटिस। भाई हमें तो इस हेल्थ एक्ट के अंदर भी नोटिस, वो लाइसेंस मिला हुआ था, तो अगर तुम्हें हमें बाहर निकालना ही था तो नोटिस तो देते, बिना नोटिस के कैसे जाएं। अच्छा जी। लर्नेड काउंसिल, जो इनके वकील थे, इनका कहना बहुत ही सिंपल वर्डों में ये है कि हम लाइसेंसी हैं और लेसी भी हैं और लाइसेंसी भी हैं। जब हम दोनों हैं, या तो हम इसमें आएंगे, मतलब इसके 2 पहलू हैं, या तो हम लेसी हैं या हम लाइसेंसी हैं, तो या तो हम इसमें आएंगे या हम इसमें आएंगे, ये दोनों एक एक्ट से गवर्नड होते हैं। तो या तो अब तुम हमें इससे गवर्न करो या हमें इससे गवर्न करो, पर ऐसे तो नहीं है कि तुम हमें किसी से भी गवर्न नहीं करोगे। यूँ थोड़ी कि तुम आगे बस सामान उठा के हमारा बाहर फेंक दोगे। इट कैन नॉट हैपन। बोथ राइट्स आर गारंटेड बाय रिस्पेक्टिव स्टैट्यूज विच वॉज टेकन अवे बाय रिस्पोंडेंट। सही बात है। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ना वकील का दिमाग देखना, मैंने पिछले वाली वीडियो में भी वकील का दिमाग समझाया था, इस वाली वीडियो में दोबारा से वकील का दिमाग समझा रहा हूँ। ठीक है, अब वकील का दिमाग देखो कितना जोरदार। ठीक है, ही सेड पिटिशनर फाइल्ड OS 3743 ऑफ 1995। बात ही खत्म। एक तीर ऐसा मारो जाके कोर्ट में, सीधे जाएगा, खुद निशाने पे लगे और अगले वाले का केस खत्म हो जाए वहीं। ठीक है, अब ये ओरिजिनल सूट इन्होंने फाइल करा है, उसमें एक इन्होंने आईए लगाई 855 ऑफ 95, praying for removal of lockup and also for direction of supplying electricity and hand over possession back to petitioner, and so as to run canteen business was heard and dismissed। अब सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है, ये वहाँ पे जज ने सुनी जो इसने आईए लगाई। आईए का मतलब एक एप्लीकेशन, इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन, सुनी, डिसमिस। इसमें इन्होंने फाइल करी, ये एप्लीकेशन थी, ये सुनी, आईए नंबर 8055 ऑफ 95, डिसमिस कर दी। क्या कर दी? डिसमिस। ओके जी। फिर एक और एप्लीकेशन लगाई, एप्लीकेशन नंबर 8056 ऑफ 90। ठीक है, सीकिंग फॉर डायरेक्शंस टू अपॉइंट एडवोकेट कमिश्नर। एडवोकेट कमिश्नर एक स्पेशल प्रोविजंस होता है हमारे CPC में। उसके अंदर कोर्ट क्या करती है, मान लो 2 पार्टी के बीच में बहुत ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, एक कमिश्नर बना देगी, तुम जाओ देख के आओ कि वहाँ क्या हो रहा है। अभी रिसेंटली एक मेरा केस था, दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, नहीं सॉरी, पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा है। उसमें क्या हुआ, एक पार्टी है, पार्टी ए और पार्टी बी। पार्टी बी की बिल्डिंग है बहुत बड़ी, और पार्टी ए जैसे एक लाइसेंसी है उस बिल्डिंग के अंदर। उस पार्टी ए को इतना परेशान कर रखा है पार्टी बी ने, उसके गमले तोड़ दिए, उसके
वॉश बाथरूम तोड़ रखा है, उसको पानी नहीं दे रहे बिल्डिंग के अंदर, उसे बिल्कुल उसकी हेल बना रखी है। तो कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट ने कमिश्नर अपॉइंट करा, एडवोकेट कमिश्नर, जो गया उस प्रेमाइसिस पे और वहाँ जाके देख के आया। मैं एज अ पार्टी का क्लाइंट वो काउंसिल था, तो मैं भी उसके साथ एडवोकेट के साथ गया, देखा मैंने भी कि क्या इसकी दुर्गति कर रखी है। हालांकि मैं कुछ कर नहीं सकता था, रिपोर्ट तो कमिश्नर ही बनाएगा। सो आई वॉज देयर, सो आई गॉट टू नो द प्रोसेस कि कैसे अपॉइंट होता है। एक लोकल कमिश्नर, एडवोकेट कमिश्नर कैसे अपॉइंट होता है, वो एक प्रोसेस, एक बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है समझने वाला। ठीक है, तो इन्होंने इसकी भी एक एप्लीकेशन लगाई, किसकी, एडवोकेट कमिश्नर की, जो कि खारिज हो गई। अच्छा जी, ये भी खारिज कर दी हमारी, वॉज ऑल्सो डिसमिस्ड। किस लिए मांग रहे थे एडवोकेट कमिश्नर, जिससे वो इन्वेंट्री इनसाइड आर्टिकल्स देख के आए कि भाई अंदर क्या क्या पड़ा है और क्या क्या बाहर फेंक दिया। ठीक है, अब आइए नंबर इन्होंने लगाई 8054 ऑफ 95, सीकिंग एन इंजंक्शन रेस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट फ्रॉम इन एनी मैनर इंटरफेयरिंग विद petitioner possession and enjoyment of hotel premises। अब वो भी डिसमिस। अच्छा जी, पेटिशनर का पोजेशन जो था वो भी डिसमिस कर दिया। द सूट वॉज लेटर डिक्रीड एक्स पार्टे कर दिया बाद में। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्ली, एज पेटिशनर रिजॉर्टेड टू इन्वोक जुरिस्डिक्शन ऑफ कंपिटेंट सिविल कोर्ट, द रिट under Article 226 of COI Constitution of India for seeking the similar relief is not at all maintainable। ये जो है ना, ये वाला जो पॉइंट है, यही है असली वकील का दिमाग। भाई पेटिशनर के वकील ने सारी दलीलें बढ़िया उठाई, उसने कहा नेचुरल जस्टिस मेरा वायलेट हो गया, मैं मेरे जो लाइसेंस थे लेसी, और मैं एक लेसी हूँगा या लाइसेंस ही हूँगा, दोनों किसी ना किसी एक्ट के अंदर कौन करते हैं, दोनों में से अगर मुझे तुम बाहर निकालोगे तो एक नोटिस तो दोगे, मुझे नोटिस नहीं दिया, मेरे पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, उसको तुमने नहीं माना, मेरा सामान उठा के बाहर फेंका। तो इसको काट कैसे निकाले वकील, काट देखो उस वकील ने कैसे निकाली, रिस्पोंडेंट के वकील ने। उसने कहा कि जब ये बंदा एक बार सिविल कोर्ट में जा चुका तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट आके रिट पिटीशन कैसे लगा सकता है, दोबारा हाई कोर्ट जाके रिट पिटीशन कैसे लगा सकता है, लगा ही नहीं सकता। अब यहाँ गेम ट्विस्ट हो गया। अब जब तुम ऑर्डर 2 रूल 2 में आ जाते हो, ठीक है, तो ये मायने नहीं रखता कि केस में पुराने फैक्ट्स क्या थे, किस बात पे लड़ाई हो रही थी ना। अब बात यहाँ ये होगी कि जब वो पहले एक बार डिसाइड हो चुका तो दोबारा कैसे आ गए। ठीक है, एडवोकेट काउंसिल स्टेटेड दैट petitioner was unauthorized occupant and neither licensee was nor a lessee, कि ना तो लाइसेंसी था ना लेसी था। ठीक है, एनी फर्दर सेड अंडर सेक्शन 357 ऑफ सिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट सेड उदुप्पा सीतारामा उतुप्पा वॉज ग्रांटेड लाइसेंस अप टू द ईयर 1996। इसे हमने 1996 तक, ठीक है, सिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में दे रखा था। ठीक है, बट एक हेल्थ असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर जोनल ऑफिसर आए, उन्हें ये सब फला डिफेक्ट दिए कि वाइट वॉश नहीं हुआ, फलाना। इन द व्यू ऑफ सेट इरेगुलरिटीज़, ये सारी इरेगुलरिटीज़ देख के एक नोटिस भेजा गया इसे सीतारामा उदुप्पा को अंडर सेक्शन 379A बाय MCM एक्ट, जो कि पटिशनर ने लेने से मना कर दिया, और इसी वजह से उसको हमने उसे एफिक्चर कर दिया, मतलब उसे दीवार वगैरह पे लगा दिया 26/5/1995 को। द लाइसेंस ग्रांटेड टू सीतारामा वॉज ऑल्सो रिवोक्ड। सीतारामा उडुप्पा को जो हमने लाइसेंस दिया था वो रिवोक हो गया। ठीक है जी, रिवोकेशन वॉज नॉट चैलेंज बाय सीतारामा उडुप्पा। जब सीतारामा उडुप्पा ने वो रिवोकेशन चैलेंज नहीं किया तो वो इसका मतलब वो जगह उसके हाथ से चली गई। ठीक है, तो हमने इसका कहना है कि हमने तो नोटिस दिया था जनाब। अब ऐसे नहीं कि कोई हमने इलीगल कुछ करा है, हमने तो नोटिस दिया था, दिखाना यही चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसका एक और कहना है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, वो कैसे दिखाए कि जो एक नोटिस तो गया था ना उसको, एक जहाँ पे वो मंथली रेंट दे रहा था, जो हमने शुरुआत में देखा कि एक जगह वो मंथली रेंट उसने 36,000 रुपये दिए हैं, एक नोटिस उसके पास आया, उसने इंस्टॉलमेंट करके उसे दिए और मंथली रेंट भी दे रहा था। ठीक है, तो अब ये कैसे दिखाए कि वो गलत था। तो इसने ये कहा, जो ये इनका वकील थे, इसने कहा
कि सबऑर्डिनेट ऑफिशियल ने भेजा है जी वो नोटिस, द सेट डिमांड नोटिस फॉर द पेमेंट ऑफ एरियर्स टुवर्ड द मंथली रेंट वाज मेड बाय सबऑर्डिनेट ऑफिशियल। अब सबऑर्डिनेट ऑफिशियल के पास जनाब पावर ही नहीं है। अरे बड़ी दिमाग वाली बात बोली। एंड ही फर्दर सेड is not on the basis of any order by Commissioner Corporation of Madras. As such, demand made by any such official is unauthorized and therefore petitioner cannot claim any right as licensee or lessee. इसी वजह से नीदर वो लेसी और लाइसेंसी की वजह से डिमांड ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो भेजा गया नोटिस वो किसी एक जूनियर ऑफिशियल ने भेज दिया था और उससे गलती हो गई थी। ठीक है, पर ये हमारा इशू में है ही नहीं, कोर्ट तो मेन चीज़ कुछ और ही देख रही है। ठीक है, The Commissioner of Corporation has not issued any no objection certificate to the petitioner. ठीक है, कि कमिश्नर जो था ना कॉरपोरेशन का उसने कोई नहीं भेजा नोटिस, जो भेजा है किसी जूनियर यूनियन ने भेजा है, उसमें हमारा कोई इतना वो लेना देना है नहीं। ठीक है, NOC was given by some district revenue officer and was not by commissioner which is not a competent authority. वो competent authority नहीं है। ठीक है, अब प्रेयर जो है, ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है, prayer in this writ petition is for issuance of writ of mandamus directing the respondent to restore the possession of premises to petitioner. मेन चीज़ जो ये मांगना है ना, वो मांग रहा है रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन। ठीक है, और डैमेजेस 25/5/1995 से। एडमिटेड फैक्ट्स क्या हैं इस केस के? ठीक है, अब वकील ये दिखाने की कोशिश कर रहा है रिस्पोंडेंट का कि जो इन्होंने इस पिटीशन में, मतलब रिट पिटीशन में इन्होंने जो रिट ऑफ मैंडेमस लगा के जो इन्होंने दलीलें मांगी हैं, ठीक है, वही चीज़ इन्होंने सिविल जो केस इन्होंने वहाँ फाइल किया लोअर कोर्ट में, उसमें भी वही चीज़ मांग ली थी। अच्छा, एडमिटेड फैक्ट है अंडर OS 73743 ऑफ 1995 फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन। ठीक है, IA 8055 और 1995 इंटरिम रिलीफ फॉर रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन एंड रिमूवल ऑफ लॉक। ठीक है, एडवोकेट कमीशन, अभी मैंने तुम्हें सब कुछ बताया ना, और ये सारी की सारी एक तो उसने मांग ली और दूसरी सारी की सारी डिसमिस। जस्ट एक चीज, petitioner was permitted to take delivery of movables kept in the canteen by an order dated 10/07/1995। पर petitioner का वो जो छोटा मोटा कुछ उसका सामान पड़ा होगा वो लेने में इच्छा थोड़ी थी, मेन तो वो उसमें पोजेशन चाहता था कि मेरे को उसी दुकान में दोबारा से पोजेशन मिले जिससे मैं अपनी दुकान दोबारा से वहीं रन कर पाऊँ, वो नहीं मिल रहा था इसे। पेटिशनर, अच्छा दूसरी बात, पेटिशनर ने उस अपील के अगेंस्ट कोई ऑर्डर भी नहीं, कोई अपील ही नहीं लगाई। जो भी IA के ऑर्डर आए वो उसने फुल एंड फाइनल मान लिया, उसके ऊपर गया ही नहीं हाई कोर्ट। अब जब वो हाई कोर्ट जा ही नहीं रहा, उन ऑर्डर्स को चैलेंज ही नहीं कर रहा, तो इसमें इसकी क्या गलती? ये रिट पिटिशन भी थोड़ी है कि तुम यहाँ भी आओगे और वहाँ भी आओगे, ये तो नहीं होगा। अच्छा, दूसरा, इसकी रिट पिटिशन 1/8/1995 को इसने फाइल कर दी और वो सूट विड्रॉ नहीं करा जो इसने पहले लगाया हुआ था। अब जब तुम रेट पिटिशन में तो आना चाह रहे हो और वो सूट तुम वापस नहीं ले रहे, ठीक है। लीगल इशू क्या है? अब हम सुप्रीम कोर्ट में इस समय, ठीक है, इस समय हम मेन तो एक लीगल इशू है। अब लीगल इशू क्या है? वेदर ऑर्डर 2 रूल 2 एप्लीकेबल टू रिट पिटिशन और नॉट। क्या ऑर्डर 2 रूल 2 जो है वो रिट पिटिशन में एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? अब ऑर्डर 2 हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि ऑर्डर 2 क्या है। ऑर्डर 2 फ्रेम ऑफ सूट, मीनिंग देखो, फ्रेम ऑफ सूट कि सूट कैसे बनता है। रूल 2, सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम। फर्स्ट, every suit shall include the whole claim which the plaintiff is entitled to make in respect of cause of action। कोई भी सूट जो है ना उसमें पूरा क्लेम मांग लो एक ही बार में, which the plaintiff is entitled to make in respect of cause of action, but a plaintiff may relinquish any portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of any court।
अब भाई कुछ कोर्ट के पास पावर होती है, जैसे हाई कोर्ट के पास एक स्पेशल पावर है रिट लगाने की, उनके पास रिट की पावर है, वो सिविल कोर्ट के पास है नहीं, ठीक है, इसलिए तो वो हाई कोर्ट गया है ना। तो अगर तुमने कुछ पार्ट अपना रेलिंक्विश कर दिया है, मान लो अगर तुमने XYZ पार अपना रेलिंक्विश कर दिया है, तब भी तुम दोबारा से नहीं मांग सकते उसे जाके। अब देखो इसका सेकंड, relinquishment of a part of claim where a plaintiff omits to sue in respect of or intentionally relinquish any portion of his claim, he shall not afterwards sue in respect to the portion so omitted or relinquished. जो पोर्शन तुमने मानने से मना कर दिया, जो तुमने मांगा ही नहीं, उसे तुम बाद में जाके नहीं मांग सकते, उसी समय मांग लो वो ठीक है, पर ये नहीं कि तुम बाद में आके मांगोगे ना। The principle underlying order to rule 2 is with respect to public policy. अच्छा ये जो इम्पोर्टेंट है, एक चीज़ ध्यान रखना, हमने अभी तक फैक्ट्स देख लिए, ठीक है, ये लीगल इशू देख लिया हमने यहाँ पे, एक सेकंड, लीगल इशू मेन तो जब भी हमें कोई केस देखना होता है ना, उसमें हम दो चीज़ देखते हैं कि लीगल इशू क्या था। लीगल इशू यही है कि ऑर्डर टू रूल 2 एप्लीकेबल है रिट पिटिशन पे कि नहीं। अब ये तो लीगल इशू हो गया, हमने ऑर्डर टू रूल 2 भी देख लिया। अब ये है रेशियो, एक केस का रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरी जजमेंट इधर की उधर, पर रेशियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द प्रिंसिपल अंडरलाइंग ऑर्डर टू रूल 2 इज पब्लिक पॉलिसी। A person who files a suit seeking certain relief in respect of a cause of action and who is precluded from instituting another suit for seeking other relief in respect to the same cause of action under order to rule 2. एक बार तुम जाके एक कॉज ऑफ एक्शन पे एक रिलीफ मांग रहे हो, अब ये नहीं कि तुम दोबारा से किसी और केस में जाके वही सेम कॉज ऑफ एक्शन पे रिलीफ मांगोगे। ये है ऑर्डर टू रूल 2। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम ऑर्डर टू रूल 2 CPC दैट a suit shall include the whole claim, comma, the relinquishment of a part of claim is not permissible, and omission to sue for one several relief is also prohibited. Hence, once a suit is filed for certain relief in respect of a cause of action, the person who has filed it is precluded from instituting another suit for certain other reliefs with respect to the cause of action. अब तुमने एक बार फाइल कर दिया ना, तो तुम प्रिक्लूडेड हो, सॉरी, यू आर प्रेक्लूडेड। किस चीज़ से प्रेक्लूडेड हो? फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अनदर सूट फॉर सर्टेन अदर रिलीफ विद रिस्पेक्ट टू द कॉज ऑफ एक्शन। दूसरा सूट लगाने से तुम्हें प्रोहिबिशन है, ठीक है, यू आर प्रेक्लूडेड। दोबारा से देख लो, once a suit is filed for certain relief in respect of a cause of action, the person who has filed it is precluded from instituting another suit for certain other reliefs with respect to the cause of action. यूँ नहीं कि दोबारा से कोई और रिलीफ मांगने पहुंच जाओगे सेम कॉज ऑफ एक्शन पे। कॉज ऑफ एक्शन अगर एक्स और वाई के बीच में एक अराइज हुआ है, तो ये नहीं कि तुम उसी कॉज ऑफ एक्शन में एक कोर्ट में जा रहे हो, फिर उसी कॉज ऑफ एक्शन में कोई और रिलीफ लेके किसी और कोर्ट में जा रहे हो, वो परमिटेड नहीं है। Hence, the same person cannot be allowed to invoke the writ jurisdiction of this court for obtaining the same reliefs. ठीक है? Indeed, if second suit is barred, a writ petition would equally be barred. Public policy underlying Order 2 Rule 2 CPC is attracted with equal vigor. Is attracted with equal vigor in this situation also. अब इसी को बताने के लिए ना इन्होंने, हमने ये पहले भी देखा है केस, हमने वो लास्ट वाली जो वीडियो है ना स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन में, उसमें देखा था हमने ये केस देवीलाल वर्सेस सेल टैक्स ऑफिसर रतलाम, AR 1965 SC 1150. Consideration of public policy and the principle of the finality of judgments are important constituents for the rule of law, and they cannot be allowed to be violated just because a citizen contend that his fundamental rights have been contravened by an impugned order and want liberty to agitate the question about its validity by filing any writ petition under
आफ्टर अनदर, व्हेन एनी रिट पिटिशन वन आफ्टर अनदर। अब देखो इसमें हुआ क्या, अब बेसिकली इसके जो ये उडुपी कैंटीन का पिटिशनर है, ठीक है, इसकी कैंटीन है, कैंटीन में से इसका सामान उठा के बाहर फेंक दिया, इसका पोजेशन 1 सेकंड में ख़त्म, ठीक है। ये इसका एक तरीके से फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट है। इसको नेचुरल जस्टिस भी नहीं मिला, कोई नोटिस नहीं मिला। हालांकि उसके सामने अब रिस्पॉन्डेंट कह रहा है कि हमने नोटिस भेजा है, जो नोटिस जो इसको हमने एनओसी दी वो किसी जूनियर ऑफिसर ने दी तो तुम्हारे डिपार्टमेंट में ही। चलो कोई नहीं, जो भी इनका वकील कह रहा है, पर पॉइंट हमारा ये है कि इसके फंडामेंटल राइट्स अगर हम देखें तो एक तरीके से इन्फ्रिंज हो रहे थे, ठीक है। पर जैसे इसकी फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो इसको मौका क्या मिलेगा कि ये हाई कोर्ट जाए, रिट पिटीशन लगा के वहीं मिल सकता है उसको रिलीफ फंडामेंटल राइट का, और तो कहीं नहीं जा सकता। या सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 32 में, ठीक है, यही 2 जगह है रिट पिटीशन लगा के जाने की। पर ये इसे मिल नहीं रही क्योंकि उसने वो पहले ही एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, वो पहली सिविल कोर्ट में चला गया ना। अगर तुम पहली सिविल कोर्ट में जा रहे हो अपना रिलीफ लेके तो तुम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जा सकते। यही ये समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। इफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा is not applied to such proceedings, a party can file as many writ petition as he likes and takes 1 or 2 points every time। कि भाई एक रिट पिटिशन में 2 पॉइंट लगा दिए, फिर उसके बाद एक और रिट पिटिशन लगाई उसमें 2 पॉइंट और लगा दिए, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। दिस क्लियरली इज अपोज टू कंसिडरेशंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी ऑन विच रेस जुडिकाटा इज बेस्ड एंड वुड मीन हैरेसमेंट एंड हार्डशिप टू अपोनेंट। ठीक है। के महादेव शास्त्री वर्सेस डायरेक्टर पोस्ट ग्रेजुएट अनंतपुर, AIR 1982 आंध्र प्रदेश 176। इसमें कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन नोट करी एंड सेड कि नाउ सो फार एज द सेकंड सिचुएशन इज कंसर्न्ड, हियर टू देयर कैन नॉट बी एनी डाउट about general principles that order to rule 2 would apply. A person who files a suit seeking certain relief in respect of a cause of action, who is also precluded from instituting another suit for seeking other relief with respect to the same cause of action, cannot be allowed to invoke the writ jurisdiction of this court for obtaining the same reliefs. इसमें ना बेसिकली कोर्ट क्लैरिफाई कर रही है। क्या क्लैरिफाई कर रहा है वो क्लैरिफाई ये कर रहे हैं कि अगर मान लो अगर हम एक सिविल सूट में कोई रिलीफ मांग लेते हैं, उसके बाद जाके दूसरे सिविल सूट में कोई वही दूसरा रिलीफ मांग सकते हैं, तो ये तो हमारा क्लियरली मना है ऑर्डर टू रूल में। पर एक बार हम सिविल सूट में जा रहे हैं, ठीक है, एक रिलीफ मांगने कॉज ऑफ एक्शन पे, और दूसरी बार हम एक रिट पिटीशन लगा के हाई कोर्ट जा रहे हैं, कॉज ऑफ एक्शन वही है पर जहाँ हम हाई कोर्ट रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो गया, तो ये नहीं कर सकते। जिस तरह से हम पहले सिविल सूट से दूसरे सिविल सूट में रिलीफ मांगने नहीं जा सकते, उस तरीके से हम एक सिविल सूट से एक रिट पिटीशन में भी नहीं मांगने जा सकते। यही चीज़ हमारी स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन में भी हमने क्लियर करी थी कि ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा एक सिविल सूट 2 सिविल सूट के बीच में लगेगा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा एक सिविल सूट और एक रिट पिटीशन के बीच में भी लगेगा, ठीक है। Indeed, if a suit is barred, a writ petition would equally be barred. The public policy underlying Order 2 Rule 2 CPC is extracted with equal vigor. ठीक है। इन देवीलाल वर्सेस सीलटेक, ठीक है, जो मैंने अभी पहले बताया, द रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू रिट प्रोसीडिंग्स ऑल्सो, ठीक है। अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया दो जजमेंट डिस्कस करी हैं। एक तो देवीलाल वर्सेस सीलटेक्स वर्सेस के महादेवा वर्सेस शास्त्री वर्सेस डायरेक्टर आंध्र प्रदेश की जो जजमेंट है, और इन दोनों जजमेंट को देख के इन्होंने कहा है प्रेजेंट रिट पिटीशन इज हिड बाय ऑर्डर टू रूल 2। हमने रेशियो देख लिया, अब ये है जजमेंट वाला पार्ट, थर्ड पार्ट जजमेंट की उसका मेन डिसाइड क्या किया उन्होंने, वो है जजमेंट, ठीक है। इससे ऊपर है हमारा रेशियो, ये सारा जो था हमारा ये था रेशियो, ठीक है। इससे ऊपर था हमारा लीगल इशू। मेन तो हमें लीगल इशू और रेशियो देखने हैं, फैक्ट्स तो हम देख लेते हैं कि चलो भाई हाँ समझ लेते हैं कि मेन मुद्दा क्या है, किस चीज़ पे लड़ाई कर रहे हैं, पर मेन है हमारा लीगल इशू और हमारा जो रेशियो है जो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में लेट डाउन कर दिया। अब एक केस का रेशियो दूसरे केस में ओवररूल करते हैं, ठीक है। मेन तो इसलिए हमारे
एक जजमेंट से दूसरे जजमेंट पे एक लॉ पॉइंट पे हम रेशियो ढूंढ रहे होते हैं। जब हम एज अ लॉयर अगर कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई केस फाइल कर रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट का एक रेशियो देख रहे हैं कि भाई अच्छा इस केस में इसने ये रेशियो दिया, मेन ये ही है रेशियो। फिर दूसरे केस में जाकर उस रेशियो उस सेक्शन के ऊपर क्या रेशियो है वो देख रहे हैं कि वो ओवररूल हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, यही कर रहे थे हम। अब ये हो गया हमारा एक तरीके से हमारा हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम, जैसे दूसरी उसमें देख लेते हैं अभी तक टिल नाउ इन सिविल प्रोसीजर कोड सीरीज। ठीक है, हमने अंडर सेक्शन 10 पढ़ लिया, अंडर सेक्शन 37 भी पढ़ लिया, अंडर ऑर्डर। ठीक है, हमने अंडर ऑर्डर 2 रूल 2 पढ़ लिया आज, अंडर सेक्शन 11 पढ़ लिया रेस जुडिकेटा, अंडर सेक्शन 11 रूल 6 पढ़ लिया कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। ठीक है, ओके। अब हम आगे वाली वीडियोस में फर्दर पढ़ेंगे, जैसे अंडर सेक्शन 13, फिर आगे बढ़ते जाएंगे हम अंडर सेक्शन 8 रूल 6। ठीक है, ये तो हम पढ़ते रहेंगे। अभी तक हमने बेसिकली ना ये वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना रेस जुडिकेटा वाला नहीं समझ में आता, इसीलिए सारी वीडियोस के एक एक केस लॉस देखो। एक वीडियो में और बनाऊंगा इसके ऊपर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा और अंडर सेक्शन 10 के ऊपर, जो कि कंप्रीहेंसिव वीडियो होगी। ठीक है, रेस सबजुडिस और रेस जुडिकेटा के ऊपर, इसमें मैं सब कुछ कवर करूंगा, अंडर सेक्शन 10 अंडर सेक्शन 11 उसके सारे 6 के 6 सेक्शन। इसीलिए मैं अभी बेसिकली एक सारे केस लॉ समझाना चाह रहा था। एक बार केस लॉज क्लियर हो गए ना और उसके बाद हमने वो सेक्शन समझ लिए वापस जाके, भाई साहब वकालत में कोई ताकत नहीं आपको रोक दे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई एम एडवोकेट ध्रुव शर्मा। थोड़ा सा अपने बारे में बता देते हैं, एडवोकेट ध्रुव शर्मा। ठीक है, थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।